तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक आइस मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उन लोगों पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो ये बहुत ही आराम से उस आइस मॉन्स्टर को हरा देती है। जिसके बाद हाउटियान उसे अपने सोल पेट बनाने की कोशिश करता है, मगर इतने में उसे कुछ सोल बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाता है। मगर वो देखता है कि उस सोल पेट ने तो खुद को खुद ब खुद ही हाउटियान के हवाले कर दिया था। ये देखकर हाउटियान भी बहुत ज्यादा खुश होता है, मगर इतने में अचानक वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं जो कि हाउटियान से कहते हैं कि सुनो बच्चे, तुम यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो और तुम मरने वाले हो। ये कहने के साथ ही एक वॉरियर अपने सोल पेट को समन करता है तो हमें दिखाया जाता है उसका सोल पेट भी एक आइस बर्ड होता है। और वो जैसे ही हाउटियान पे हमला करने के लिए जाता है तो दूसरी तरफ हाउटियान निंग निंग को बाहर बुलाता है, जिसे देखकर वो आइस गलकर वहीं पे ही रुक जाता है। ये देखकर वो वॉरियर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम उस पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो और उसे घूर क्यों रहे हो। मगर दूसरी तरफ हाउटियान कहता है कि ये अटैक नहीं करने वाला, ये इसकी वर्शिप करता है। ये कहने के बाद वो निंग निंग से कहता है कि इस पर आइस ब्लेड के साथ हमला करे। तो हम देखते हैं कि निंग निंग बहुत ही पावरफुल आइस ब्लेड क्रिएट करके उस पर हमला करती है। तो वो बर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है मगर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसकी पावर को देखकर वो दोनों ही वॉरियर्स भी बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं और कहते हैं कि इसका सोल ऑरा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर हाउटियान कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देने वाला। ये कहते ही वो निंग निंग से कहता है कि इन्हें आइस वॉल में सील कर दो। ये कहने के बाद निंग निंग वहाँ पर एक बहुत बड़ी आइस वॉल क्रिएट कर देती है। जिसके बाद हाउटियान वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वो वॉरियर वहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि निंग निंग ने वो आइस वॉल सिर्फ एक साइड से ही क्रिएट की थी, दूसरी तरफ से वो वॉरियर निकल गए थे। जिस पर वो निंग निंग से कहता है कि जब भी मैं आइस वॉल से सील करने का कहूँ तो तुमने अपने टारगेट के आगे और पीछे दोनों साइड से एक आइस वॉल बनानी है। ये सुनकर निंग निंग थोड़ा सा शर्मिंदा होती है, मगर हाउटियान से कहता है कि कोई मसला नहीं, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है पर वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगी। ये कहने के बाद वो उस आइस वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इतने में उसे वहाँ पर एक स्क्रॉल दिखाई देता है, जिसे वो उठा कर देखता है तो वो कहता है कि अच्छा, तो ये स्क्रॉल उनसे भागते वक्त गिर गया होगा। वो उसे खोल कर देखता है तो उसे नजर आता है कि उस स्क्रॉल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्क्रॉल है किस चीज का। मगर फिर उसे समझ में आने लगता है कि ये सारे वर्ड्स असल में उन सारे प्रिजनर्स के नाम हैं जो कि इस वक्त इस आइसलैंड में मौजूद हैं। इन लोगों ने असल में चालाकी करने की कोशिश की है ताकि वो लोग एक एक करके सब लोगों को चुन चुन कर मारे। उस स्क्रॉल में जितने भी नाम ब्लैक कलर के हो गए थे, इसका मतलब है कि वो प्रिजनर्स या तो एलिमिनेट हो गए हैं या तो मारे गए हैं। लगता है कि शायद यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है, या तो हमें ये कंपटीशन जीतना होगा या फिर एक बुरी मौत मरना होगा। मगर इतने में अचानक निंग निंग उसे उस स्क्रॉल के पीछे कुछ दिखाने की कोशिश करती है तो हाउटियान उस स्क्रॉल को पलट कर देखता है। उसे नजर आता है कि उस स्क्रॉल के पीछे तो एक छोटा सा मैप बना हुआ है। उस मैप को देखने के बाद वो फौरन से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस गुफा से बाहर आता है तो वो सीधा बाहर की तरफ देखता है। उसे दिखाई देता है कि वो ककून अभी भी उसी सिल्क थ्रेड के अंदर मौजूद है और दूसरी तरफ हाउटियान वो छोटे से मैप को बाहर निकालता है और कहता है कि ये मैप जरूर इसी आइसलैंड का होगा। ये कहते ही वो उस पर अपनी एनर्जी जैसे ट्रांसफर करता है तो उस आइसलैंड में अलग अलग जगह से कुछ रोशनी बाहर निकलने लगती है। वो निंग निंग से कहता है कि हमें उस छोटे से इंसेक्ट की मदद करनी होगी और उसके लिए हमें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। और अगले सीन में हमें एक बंदे को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे एक डीमन वुल्फ होता है जो कि उसे पकड़ लेता है और दबोच कर पूरी तरह से खाना शुरू कर देता है। ये देखकर काऊ ये भी वहाँ पे आ जाता है और वो डेड बॉडी के अंदर से चेक करता है तो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स बाहर निकलते हैं, जिस पर वो कहता है कि धत तेरे की, मैं पूरी रात इसका पीछा करता रहा और उसके पास सिर्फ कुछ ही स्पिरिचुअल स्टोन्स निकले हैं, मेरी पूरी मेहनत जाया हो गई। ये कहने के बाद अचानक वो देखता है कि उसकी तरफ कुछ लोग तेजी से भागते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो कहता है कि चलो यहाँ आना बेकार नहीं गया। उसे लगा कि शायद वो अब उन लोगों से भी स्पिरिचुअल स्टोन्स छीन लेगा, मगर वो देखता है कि वो लोग तो असल में किसी और से डर के भाग रहे हैं जो कि उनका पीछा कर रहा है। और देखते ही देखते वो शख्स अपने बीस्ट के जरिए उन लोगों पर एक पावरफुल अटैक करके उनका काम तमाम कर देता है। और फिर वही शख्स काव्य के सामने आकर खड़ा होता है और उसका बीस्ट काव्य को देखकर जोर से धारता है और फिर उस बीस्ट के ऊपर खड़े हुए शख्स को देखकर कहता है कि यंग लॉर्ड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो यंग फैमिली का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। वो उससे कहता है कि माय लॉर्ड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
तो दूसरी तरफ यंग लॉर्ड वहाँ मौजूद लोगों से उनके स्क्रोल्स छीन लेता है और काजी से कहता है सच में तुमने मुझे बहुत ज्यादा मायूस किया है। मैंने तुम्हें कितने ज्यादा बेनिफिट्स दिए थे मगर उसके बावजूद भी तुम एक छोटे से मामूली लड़के को नहीं मार पाए। मगर वो कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यंग फैमिली की मदद करने के लिए ही आया हूँ। ये सुनकर वो बीच उस पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और मास्टर वांग उससे कहता है कि तुम एक यूजलेस हो जो कि किसी का भी काम नहीं कर सकते। ये सुनकर कावी गुस्से में अपने ही बीस्ट को लात मारता है जैसे कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा हो। मगर फिर वो मास्टर यांग से कहता है कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाउटियान एक गुफा के अंदर सो रहा होता है। इतने में अचानक उसे ख्वाब में दिखाई देता है कि वो अपने फादर के साथ मौजूद है, जिस पर उसे भी काफी हैरानी होती है। उसका फादर कहता है कि चलो मेरे साथ आ जाओ। ये कहने के बाद वो लोग एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर अपनी टंकी खाली कर रहे होते हैं तो इसका फादर फौरन से वहाँ से निकलकर भाग जाता है क्योंकि वो लोग असल में एक रॉक मॉन्स्टर के ऊपर खड़े हुए थे। तो उसका फादर तो निकलकर भाग जाता है मगर दूसरी तरफ हाउटियान मॉन्स्टर से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा रहा होता है। और वो अपने फादर से कहता है कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, आप यहाँ से बहुत जल्दी भाग गए थे। मगर उसका फादर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हाउटियान एक जगह उदास बैठा हुआ होता है। उसका फादर भी वहाँ पे आता है और वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि मैंने मोई को ही अपना सोल पेट क्यों चुना है। हमारी चू फैमिली में सबसे अगर कोई अच्छा पेट है तो वो सिर्फ मोई है, क्योंकि चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, बैटल कितनी भी ज्यादा खतरनाक हो, मोई कभी भी पीछे नहीं हटता। वो हमेशा से लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि वो सबसे प्यारा पेट भी होता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर हाउटियान से कहता है कि मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद अचानक से हाउटियान अपनी नींद से उठ जाता है। उसे दिखाई देता है कि मोई उसके ऊपर बैठी हुई है, जिस पर वो कहता है कि मोई मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं अपने पास्ट को देख रहा था। शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल रात हमने काफी ज्यादा फाइट की थी। पर फिर अचानक से ब्लड बीस्ट की स्मेल आने लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पे छुप कर बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि एक शख्स भाग रहा होता है और अचानक से उसके पीछे एक ब्लड बीस्ट आता है जो कि उसके बीस्ट को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। उस बीस्ट को देखकर हाउटियन कहता है कि ये तो यंग फैमिली का बहुत ही फेवरेट एविल ब्लड बीस्ट है, मगर ये यंग फैमिली क्यों आइसलैंड में क्या कर रही है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर यंग फैमिली के मास्टर से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे लगा कि शायद आप भी एक प्रिजनर हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यंग फैमिली से हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। और इतने में हाउटियन देखता है कि वहाँ पर कोई आया हुआ है जो कि उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। मगर वो वॉरियर उस प्रिजनर से कहता है कि मुझे वो मैप चाहिए। तो हाउटियन उन पत्तों को थोड़ा सा दूर हटाता है तो उसे दिखाई देता है कि ये तो वांगजी है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर यांगजी से कह रहा होता है कि मेरे पास किसी तरह का कोई मैप नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। असल में हमारे एरिया के जितने भी मैप्स हैं वो सारे के सारे फायरफ्लाइज के पास हैं। उस मैप के बारे में सुनकर हाउटियन कहता है कि कहीं ये मैप किसी तरह के ट्रेजर का तो मैप नहीं है। अगर यंग फैमिली को ये चाहिए तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लड बीस्ट उस वॉरियर को मार देता है क्योंकि अब वो यंग फैमिली के किसी काम का नहीं रहा था। और फिर यांगजी कहता है कि ये इतना बड़ा आइसलैंड है और यहाँ पर 3000 प्रिजनर्स हैं, आखिर मैं किसके पास जाऊँ। अगर मैं एक एक के पास जाकर उससे फाइट करके उससे वो स्क्रोल छीनता रहा तो 20 स्क्रोल जमा करने में मुझे तो पूरा साल लग जाएगा। पर अचानक से उसे दिखाई देता है कि उसका स्क्रोल अपने आप ही चमकने लगा है, जिस पर उससे भी काफी हैरानी होती है क्योंकि ऐसा सिर्फ उसी वक्त होता है जब एक स्क्रोल दूसरे स्क्रोल के ज्यादा करीब आ चुका हो। और यांगजी कहता है कि ऐसा एक और स्क्रोल यहाँ आसपास मौजूद है। और दूसरी तरफ हाउटियन भी उस स्क्रोल को निकाल कर देखता है तो वो भी चमकने लगा था, जिस पर हाउटियन कहता है कि तक तेरे की लगता है अब हम पकड़े जाएंगे। और इस तरफ यांगजी को पता चल जाता है कि ऊपर एक गुफा है और उसमें कोई छुपा हुआ है। उसकी आवाज सुनकर हाउटियन कहता है कि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लड़ने का ही ऑप्शन बचा है। ये कहते ही वो मोई से कहता है कि चलो आगे बढ़ो। तो मोई नीचे आते ही एक जबरदस्त स्प्लैश अटैक करती है जिससे वो बीस्ट स्प्लैश अटैक करके खुद को बचा लेता है। और फिर देखते ही देखते हाउटियन भी नीचे आ जाता है। उसे देखकर यांगजी कहता है कि ये क्या, ये तो तुम हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी इस आइसलैंड में हो।
तो हाउटियन उससे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यांग फैमिली की वजह से हुआ है, मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, वही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। मगर फिर अचानक यांगजी को फील होता है कि उसकी बॉडी से तो एक अजीब सा क्लीनिंग बाहर निकल रहा है, जिसके बाद वो उसके पास्ट को याद करता है जिसमें वो एक सीधा साधा लड़का हुआ करता था और लड़ाई से बहुत ज्यादा डरता था, मगर अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और फिर इतने में हाउटियन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा दर्दनाक मौत नहीं मारूंगा। जिस पर यांगजी कहता है कि तुम एक नंबर के स्टूपिड हो और देख लेना कि तुम्हारा ये सोल पेट थोड़ी सी मार खाकर यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मामूली से सोल पेट ट्रेनर हो, तुम मुझे हराओगे? मेरे जरा इस सोल पेट को देखो। वो अपने उस ब्लड बीस्ट से कहता है कि जाओ और जाकर इसकी गर्दन तोड़ दो। ये कहने के बाद वो ब्लड बीस्ट जैसे ही मोई की तरफ आगे बढ़ता है तो मोई उस पर एक जबरदस्त स्प्लैश अटैक करके उसे वापस से पीछे धकेल देती है। ये देखकर यांगजी कहता है कि ये तो मूनलाइट पावर है। वो अपने ब्लड बीस्ट पेट से कहता है कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस मामूली सी मूनलाइट पावर है। मुझे लगा था कि शायद इसमें थोड़ा बहुत तो दम होगा, मगर ये तो बिल्कुल बेकार है। वो हाउटियन से कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे थोड़ी सी तो टक्कर दोगे, मगर तुम वो पहले बंदे हो जो कि मुझसे लड़ने वाले हो और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे सामने कोई जोकर खड़ा है और मुझे अब उससे लड़ना है। कितनी शर्म की बात है। वो अपने बीस्ट से कहता है कि जाओ इस मर्तबा उसे कच्चा चबा जाना। ये कहने के बाद वो बीस्ट जैसे आगे बढ़ता है तो मोई बुलेट स्पीड की तरह उसके पास से होके गुजर जाती है। ये देखकर यांगजी भी हैरान रह जाता है और वो देखता है कि मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस बीस्ट पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा है, जिसकी वजह से उसका वो ब्लड बीस्ट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा और मोई उस पर हमला कर करके उसका काम तमाम कर देती है। जिसके बाद वो सीधा का सीधा यांगजी की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो यांगजी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करता है जो कि गोल गोल घूमते हुए मोई को अपने साथ लपेट कर उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि मेरा एक ब्लड बीस्ट आउट हो चुका है, तो फिर क्या हुआ? अभी ये गेम खत्म नहीं हुई। ये कहने के बाद वो फिर से अपने एक और ब्लड बीस्ट को वहाँ पे समन करता है तो हम देखते हैं कि इस मर्तबा उसके पास एक लाइन बीस्ट आ गया था। उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अगर ये एक मर्तबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर इसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो मोई से कहता है कि तुम्हारा डिफेंस इस बीस्ट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वीक है। हम लोग पहले यांगजी की सोल की वीकनेस का पता लगाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें वापस से बाहर बुला लूंगा। मगर हम देखते हैं कि मोई वो अचानक से अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी उससे लड़ना चाहती है। जिस पर हाउटियन कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो फिर मैं भी तैयार हूँ। और इस तरफ वो ब्लड बीस्ट जैसे हमला करने के लिए आता है तो मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उससे बचते हुए निकल जाती है और हाउटियन उससे कहता है कि इस बीस्ट से जरा डिस्टेंस बनाकर रखो। ये कहने के बाद मोई अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार फायर फ्लेम अटैक करती है, जिसकी वजह से वो लाइन बीस्ट आग की लपेट की वजह से तड़पना शुरू हो जाता है, मगर किसी तरह वो खुद को उस आग से बचा लेता है। और दूसरी तरफ उसका मास्टर कहता है कि इस जरा सी फ्लेम से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बस मामूली सी चिंगारी है, तुम्हें इसे मारने के लिए इतना ज्यादा नरमी नहीं दिखानी चाहिए। ये कहने के बाद वो लाइन दोबारा से मोई के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो मोई उसके दूसरी साइड से भागने लगती है, मगर वो लाइन उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर मोई अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है तो वो लाइन भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और इस तरह इन दोनों को भागम दौड़ी करता हुआ देखकर यांगजी कहता है कि बस बहुत हो गया, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो। ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से जबरदस्त ब्लड ऑरा रिलीज करता है, जिससे उसके उस बीस्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो बीस्ट अर्थ ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे मोई बाल बाल बचते हुए वहाँ से दूसरी तरफ चले जाती है। मगर इतने में यांगजी अपने बीस्ट के साथ एक ब्लड साइक्लोन अटैक कर देता है, जिससे वो मोई को वापस से पीछे धकेल देता है, मगर मोई अपने अचानक से कुछ क्लोन्स बना लेती है। और फिर हाउटियन मोई से कहता है कि ब्लड विंड टेक्निक को यूज करो। इस टेक्निक की मदद से मोई हवा में ऊपर एक जगह रुक जाती है। देखने के बाद दूसरी तरफ से यांगजी फोर्स ऑफ नेचर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे हर जगह ग्रीन फ्यूम फैल जाता है और बहुत सारे ग्रीन रूट मोई और हाउटियन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर मोई वापस से नीचे आ जाती है तो दूसरी तरफ हाउटियन से कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये कहते ही वो निंग निंग के मून पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को पूरी तरह से
फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उन रूट्स की मूवमेंट वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। और इस तरफ वो ब्लड बीस्ट जैसे ही मुझे की तरफ आ रहा होता है तो मुझे उस पर अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर वो बीस्ट उसके उस जाल से भी निकल आता है और मुझे को एक बहुत ही जोरदार टक्कर दे मारता है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से दूर जा गिरती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हाउटियान वो अभी भी उन रूट्स में घिरा हुआ होता है। ये देखकर यांगजी कहता है कि उस फॉक्स को छोड़ो, जरा हाउटियान का काम पहले निपटाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हाउटियान की तरफ आ रहा होता है तो हाउटियान फिर से निंगनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक आइस वॉल खड़ी कर देता है, जिससे टकराकर वो बीस्ट वहीं पे ही रुक जाता है, जिस पर यांगजी कहता है कि बेवकूफ उसे डायरेक्टली तोड़ दो। ये सुनकर वो लाइन उस पर एक के बाद एक टक्कर मारना शुरू कर देता है, पर इतने में अचानक से मुझे वहाँ पर पहुँच जाती है और आते साथ ही उस पर अपने मून क्लॉ से अटैक करती है। ये देखकर यांगजी कहता है कि ये बेवकूफ फॉक्स, इसे क्या लगता है कि ये मेरे ब्लड थर्स्ट बीस्ट से मुकाबला कर पाएगी। वो हाउटियान से कहता है कि तुम्हारा ये पेट भी सच में तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ है। तुम दोनों ने सच में ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम लोग अकल का इस्तेमाल करोगे ही नहीं, तो फिर मैं भी तुम लोगों पर अपना ज्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा। मुझे तो ये सोच कर अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे फादर की जितनी भी अचीवमेंट थी तुमने उन सारी अचीवमेंट्स को तो मिट्टी में मिला दिया। ये सुनकर हाउटियान को दोबारा से अपने फादर की याद आती है, जब उसने हाउटियान से कहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स को डील करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी चू फैमिली को यांग फैमिली ने चुन चुन कर मारा था और वो खुद भी बहुत ही लंबे टाइम से यांग फैमिली के कंट्रोल में बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मोजी उस लाइन के सामने खड़ी हुई होती है। कहते में हाउटियान से कहता है कि मोजी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लड़ाई का दोबारा मौका दूंगा, मगर मोजी वो पीछे हटने को तैयार नहीं होती। ये देखकर यांगजी भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि सच में मैंने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा ये पेट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही यूजलेस है। देखो जरा, ये तो अब तुम्हारी बात भी नहीं मान रहा। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर मोजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर अचानक से वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मोजी की अचानक से आंखों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका ऑरा अचानक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और देखते ही देखते उसकी टेल्स वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले मोजी 2 टेल में ट्रांसफॉर्म होती है, जिस पर यांगजी की बिल्कुल हवा से निकल जाती है और वो कहता है कि आखिर इस आइसलैंड में कोई डीमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ मोजी अचानक से वो अपने टेल्स को बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के चारों तरफ फ्लेम्स दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर यांगजी कहता है कि ये तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। पर हाउटियान कहता है कि इतनी में क्या जल्दी है, अभी ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोजी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी और देखते ही देखते उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो हमें पता चलता है कि मोजी असल में 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और अब उसे एक इविल फ्लेम 6 टेल डीमन फॉक्स कहा जाने लगेगा। और हाउटियान कहता है कि मोजी की पावर तो एक रॉयल कमांडर लेवल की पावर के बराबर आ गई है। और इस तरफ यांगजी कहता है कि एक बेकार सी फॉक्स आखिर इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई, ये तो एक इविल फ्लेम 6 टेल बीस्ट है। और हम देखते हैं कि अचानक से मोजी बहुत ही तेजी से उस लाइन पे हमला करती है, जिससे उसे पता भी नहीं चलता कि उसका काम तमाम हो जाता है। और फिर मोजी यांगजी को भी दबोच लेती है, जिसकी वजह से वो उससे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझ समेत यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं जो कि यांग फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को यांग लिनचेंग लीड कर रहा है। ये सुनकर हाउटियान कहता है कि अच्छा, वो तो यांग फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल है, चलो मुझे और बताओ तुमने और क्या कुछ छुपा रखा है। तो वो वॉरियर बताता है कि असल में हम लोगों ने मास्टर शिया को बताए बगैर ही यहाँ पे छुपकर मैप्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम लोग इस मैप के जरिए ब्लड आई डीमन को सबसे पहले हासिल कर सकें। ये सुनकर हाउटियान से कहता है कि अच्छा, तो ये है तुम्हारा यांग फैमिली का सबसे सीक्रेट प्लान। मगर वो वॉरियर कहता है कि नहीं, ये पूरी खबर नहीं है। असल में यहाँ मौजूद 3000 सर्वाइवर में से जो भी सबसे आखिर में बचेगा वो ब्लड आई डीमन उसी को ही दिया जाने वाला था। जिस पर हाउटियान कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम लोग आखिर उस ब्लड आई डीमन के पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम लोग उसकी मदद से चू जियांग को मारना चाहते हो?
तो वो वॉरियर कहता है कि ऐसा मैं नहीं चाहता बल्कि ऊपर वाले मास्टर्स चाहते हैं। ये कहने के बाद अचानक से वो अपनी बॉडी से एक नाइफ निकालकर हाउटियन पे हमला करने की कोशिश करता है। इतने में मोजी अपनी फायर फ्लेम के साथ उसे पूरी तरह से जला देती है और फिर हाउटियन उसकी बॉडी में मौजूद स्क्रॉल मैप निकाल लेता है और साथ में उसके पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो भी अब हाउटियन के हो जाते हैं। और फिर वो मोजी से कहता है कि हम लोगों ने हर हाल में यहाँ पे सरवाइव करना है और चू जियांग को भी बचाना है और कुछ भी हो जाए वो ब्लड आई डीमन यांग फैमिली के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कावजी लिंचिंग से कह रहा होता है कि मैं यांग फैमिली के लिए जितने भी स्क्रॉल्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही वो ट्रेजर मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद उम्मीद है कि आप भी फिर मेरी मदद करेंगे। 3 साल के बाद मैं आइसलैंड छोड़कर चला जाऊंगा और फिर मेरी जगह डीमन पैलेस में होगी। हम लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोजी को जो के मून को देखकर जोर जोर से दहाड़ रही होती है और जैसे ही वो झरने से वापस नीचे आती है तो वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मल फॉर्म में आने के बावजूद उसकी बॉडी पर वो पर्पल मार्क बने हुए होते हैं जिस पर हाउटियन उसे कहता है कि तुमने काफी मेहनत की है, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहने के बाद वो फौरन से खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं शेडो लेवल में एंटर हो चुका हूँ। सोल मास्टर बाई जीमू वो भी अभी तक 3rd लेवल में पहुँच गया होगा। चलो अब वक्त आ गया है कि मुझे अब उस व्हाइट आई डीमन को समन करके देखना चाहिए। ये कहते ही वो उसे समन करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि मैं इस लेवल के साथ व्हाइट आई डीमन को कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं। अगर फ्यूचर में मेरी मुलाकात लिंचेंग से हो गई तो फिर मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि व्हाइट आई डीमन जैसे ही उसके सामने आता है तो उसे देखकर हाउटियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चेयरमैन जून है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंचेंग वो अभी भी हाउटियन को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि इस आइसलैंड में सिर्फ एक ही लड़का ऐसा है जिसके पास वो व्हाइट आई डीमन है और वो चू फैमिली का यंग मास्टर है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।